नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान पात्रता परीक्षा सेट पे चर्चा करेंगे। जो पहले पेपर हुआ था तो ये पुराने नेट पैटर्न पे हुआ था, तो सेकंड पेपर तो हम कल कर चुके हैं। ये थर्ड पेपर है जिसमें कुल 75 प्रश्न आते हैं, जिसमें इंडियन सोसाइटी, बेसिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न थिंकर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो मैंने 1 से लेकर 17 तक एक बार छोड़ दिए हैं मॉडर्न थिंकर वाले। 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये 17% वीडियो के अंत में करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है? राम आहूजा ने लिखी। राम आहूजा की पुस्तक कौन सी है? सोशल प्रॉब्लम। के.एल. शर्मा की पुस्तक नहीं है ये पुस्तक है पी.एन. प्रभु की। किन की है? पी.एन. प्रभु की। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा प्रजाति का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो आर्य, द्राविड़, काकेसाइड ये सब प्रजाति के उदाहरण हैं, लेकिन वैश्य है वो वर्ण का उदाहरण है, जाति का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 20, हिंदू विचारधारा के अनुसार किस आश्रम के द्वारा सभी पुरुषार्थ अर्जित होते हैं? यानी सर्वाधिक किस आश्रम को महत्व दिया गया है? तो जानते ही होंगे, गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व है वो दिया गया है। प्रश्न बड़ा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ नए प्रश्न आ सकते हैं। इस सेट एग्जाम को मैंने दिया था और कुल 84% मेरे मार्क्स आए थे। 84% अंक मैंने इसमें प्राप्त किए थे। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति की नहीं है? भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखने से पता चलता है कि अस्थायित्व नहीं है, बाकी सब भारतीय संस्कृति की। डाइवर्सिटीज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? डाइवर्सिटीज पुस्तक है। तो डाइवर्सिटीज पुस्तक है वो डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने लेखों का संकलन किया है। और नगरीय समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है। प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रबल जाति या प्रभु जाति की अवधारणा वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। और इसमें उन्होंने कुल 4 विशेषताओं की बात की थी प्रबल जाति की। वो सब हम एम.एन. श्रीनिवास वाले टॉपिक में कर चुके हैं। आगे है प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भारतीय ग्रामीण में या ग्रामीण भारत में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये उपर्युक्त सभी। किसने दावा किया कि भारतीय समाज की वास्तविक एकता तत्व धार्मिक एकता है? किसने दावा किया कि भारत की वास्तविक एकता तत्व धार्मिक एकता है? तो किसने दावा किया? एम.एन. श्रीनिवास ने किया। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय समाज के नियत परिवर्तन किस प्रक्रिया के द्वारा घटित होते हैं? नियत परिवर्तन, वही बात आ गई, तो उपर्युक्त सभी के द्वारा होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किसने भारतीय समाज का विवेचन भारत विद्या उपागम के आधार पर किया? तो किसने किया? जी.एस. गुरिये और ड्यूमा दोनों ने किया है। बड़ा इजी प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किस दृष्टिकोण का उपयोग भारतीय समाज के विश्लेषण में नहीं किया गया है? किसका प्रयोग भारतीय समाज के विश्लेषण में नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया है? प्राच्य विद्या दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो भारत विद्या उपागम में क्षेत्रीय, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कह सकते हैं इनको, शास्त्रीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को। आगे है प्रश्न नंबर 29 कि जी.एस. गुरिये के अनुसार भारत में जाति का मेरुदंड क्या है? जाति की मुख्य विशेषता क्या है? वैसे तो ये सारी के सारी विशेषता जाति की है, लेकिन मुख्य विशेषता क्या है? रीढ़ की हड्डी क्या है? तो वो है जाति अंतः विवाह। क्या है? जाति अंतः विवाह। आगे है प्रश्न नंबर 30 कि एस.सी. दुबे का समीरपेट गांव का अध्ययन किस अध्ययन परिप्रेक्ष्य पे आधारित है? समीरपेट गांव का अध्ययन है वो एस.सी. दुबे ने किया था। ये किस परिप्रेक्ष्य पे आधारित है? तो ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। अगर यहाँ पे होता ना अंतर अनुशासन विधि, तो वो सही होता, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए संरचनात्मक प्रकार्यवादी है वो सही। आगे है प्रश्न नंबर 31, इंडियन
सोशियोलॉजी फ्रॉम वेयर टू वेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? आईपी देसाई है। इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेयर टू वेयर। प्रश्न नंबर 32 है, किस भारतीय समाजशास्त्री में बराभूम के भूमिज जनजाति का अध्ययन किया है? बराभूम की भूमिज जनजाति का अध्ययन उन्होंने किया है। तो किन्होंने किया है? सुरजीत सिन्हा ने किया। किन्होंने किया? सुरजीत सिन्हा ने। डेविड हार्मन ने निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया? डेविड हार्मन ने निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया? तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण और जनजातीय अध्ययनों से जुड़े हुए हैं, नगरीय समुदाय का अध्ययन इन्होंने नहीं किया है। आगे है, घरेलू हिंसा विरोधी कानून किस वर्ष प्रस्ताव में आया? तो किस वर्ष आया था? 2005 के अंदर। 2013 के अंदर कौन सा आया था? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम। आगे है, भारतीय विवाह विच्छेद संशोधन कानून किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ था? विवाह संशोधन में जो संशोधन है, वैसे तो ये बहुत पहले बन चुका था, तो इसमें अंतिम बार संशोधन कब हुआ है? 2011 के अंदर हुआ है। आगे है, भारत राजस्थान की कुल आबादी में जनजातीय समुदायों का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये राजस्थान से ही रिलेटेड प्रश्न है, वो पूछा गया है। तो 13% है। बाकियों में हो सकता है भारत का पूछ लिया जाए। आगे है, राष्ट्र एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। राष्ट्र एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। ये किसने कहा? ये टी.के. ओमन ने कहा। ये नया प्रश्न है। तो राष्ट्र एक प्रक्रिया है और इस राष्ट्र निर्माण कहते हैं, ये किसने कहा? टी.के. ओमन ने कहा है। प्रश्न नंबर 38 है कि किस वर्ष में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी? किस वर्ष भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी? तो 1951 में जब देश आज़ाद हुआ था, पहली जनगणना हुई थी, तब 36 थी। अब प्रश्न आ सकता है कि किस दिन भारत की आबादी है वो चीन की आबादी को क्रॉस कर जाएगी? कब कर जाएगी? अप्रैल के अंदर आएगा वो दिन। सर्च करना क्या है, शायद 14 या 24 अप्रैल है, जिस दिन भारत है वो दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश बन जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि उग्रवादी नारीवादी उपागम का प्रमुख लक्ष्य इसे समाप्त करना था। तो जो उग्रवादी है, रेडिकलवादी फेमिनिस्ट अप्रोच है, वो पितृसत्ता के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? पितृसत्ता के विरुद्ध है। प्रश्न नंबर 40 है कि दहेज प्रतिबंध विधेयक कब पारित हुआ? तो 1861 के अंदर 56 में उत्तराधिकार वाला हुआ था। 1961 के अंदर दहेज वाला कानून है वो पारित हुआ। 2001 में भारत की कुल आबादी में मुस्लिम समुदायों का प्रतिशत कितना था? मुस्लिम समुदायों का प्रतिशत कितना था? 2001 की जनगणना के अनुसार 13% था। कितना था? 13% था। अब कितना हो गया 2011 के अनुसार? ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कितना है देखना पड़ेगा, 13.8 है या 14.2 है, इनमें से है। आगे है, गरीबी की निर्भरता संस्कृति परिणाम है ऐसे राज्यों की नीतियों की। किनका परिणाम माना जाता है? ये कल्याणकारी राज्य की नीतियों की माने जाते हैं कि गरीबी है वो निर्भर हो जाती है। किन पे? कल्याणकारी राज्य के अंदर सरकार पे निर्भर हो जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 43 कि पार्सन्स के अनुसार परिवार की समाजीकरण की प्रक्रिया में महिला की भूमिका को किस श्रेणी में रखा जाता है? परिवार के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया में महिला की भूमिका को किस श्रेणी में रखा जाता है? अभिव्यंजक, अभिव्यंजक, एक्सप्रेसिव। किस में रखा जाता है? एक्सप्रेसिव यानी भावनात्मक। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किनकी है? तो ये पुस्तक है A.R. देसाई की। किनकी है? A.R. देसाई की। इसमें उन्होंने A.R. देसाई भारत के अंदर क्या है? मार्क्सवादी विचारक है वो माने जाते हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? और
रूरल सोशोलॉजी, कौन सी लिखी थी? रूरल सोशोलॉजी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। रेडफील्ड के अनुसार समरूपता किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है समरूपता? ग्रामीण समुदाय का, लघु समुदाय का, कृषक समाज का, दो एवं तीन दोनों। तो किसका है? दो और तीनों का ये लक्षण है, यानी लघु और कृषक समाज का, क्योंकि इन्होंने पीजेंट सोसाइटी और लिटिल कम्युनिटी अवधारणा दी थी, रूरल कम्युनिटी अवधारणा इनकी नहीं है। एम एन श्रीनिवास के द्वारा अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में कौन सी प्रक्रिया को नहीं समझाया गया है? कौन सी प्रक्रिया को नहीं समझाया गया है? देखो, इनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण यानी लौकिकीकरण और संस्कृतिकरण, ये तीनों की तीनों अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास ने दी है। और अपनी पुस्तक, प्रश्न आप यहाँ से आ सकता है, अगर नया कोई प्रश्न बनेगा तो किस पुस्तक के अंदर एम एन श्रीनिवास ने ये अवधारणाएं दी? तो किस में दी थी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में दी थी। किस में दी थी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अभी ये प्रश्न पीजीटी राजस्थान के अंदर आया था कि संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक में दी थी? तो सार्वभौमिकरण की अवधारणा इन्होंने नहीं दी इस पुस्तक में। नव मध्यम वर्ग किस वर्ग के सहघटक भाग है? किसका भाग माना जाता है? नव मध्यम वर्ग। तो किससे संबंधित माना जाता है? स्पेद पोष वर्ग से, व्हाइट कॉलर क्लास से माना जाता है। किसे माना जाता है? व्हाइट कॉलर। आगे है प्रश्न नंबर 48, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किन की पुस्तक है? योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। किन की है? योगेंद्र सिंह की ये पुस्तक है। आगे है, कौन सी एक विशेषता भारत में ग्रामीण समुदाय की नहीं है? कौन सी एक विशेषता भारत में ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? कृषि तो है ही है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, कम जनसंख्या घनत्व होता है, श्रम विभाजन नहीं है। क्या नहीं है? श्रम विभाजन नहीं है। प्रश्न नंबर 50 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पद्धति शास्त्र किस उपागम पर आधारित है? तो किस उपागम पर आधारित है? दलितवादी, दलितवादी उपागम पर आधारित है। आगे है, कोई व्यवहार जो सामाजिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करे और सामाजिक प्रतिमान तोड़े तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? उसे विचलित व्यवहार कहेंगे। क्या कहेंगे? विचलित व्यवहार कहेंगे। प्रश्न नंबर 53, अपराध वह करते हैं जिसको राज्य ने समूह कल्याण के लिए हानिकारक माना है तथा उसके प्रति दंड देने की शक्ति राज्य के पास नहीं है। तो ये किसने कहा है? ये लैंडिस एवं लैंडिस ने कहा है। किसने कहा? लैंडिस एवं लैंडिस ने ये बात कही है। आगे है प्रश्न नंबर 54 कि बाल अपराध और बाल अपराध में अंतर किस चीज का है? तो अपराध और बाल अपराध में मुख्य अंतर है वो किसका है? आयु का है। किसका है? आयु का अंतर है, 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से ज्यादा। प्रश्न नंबर 55 है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी परिस्थिति सम्मिलित है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी स्थिति है? वो है तो मुक्ति नहीं है, सहजातीयता और विविधीकरण दोनों वैश्वीकरण की परिस्थितियों से उत्पन्न परिस्थितियां है। आगे है प्रश्न नंबर 56 कि वैश्वीकरण का प्रमुख तत्व है इनमें से कौन सा है? तो पूंजीवाद, तकनीकी शक्ति की राजनीति, ये तीनों ही वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व हैं। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान है वो किसके लिए किए गए हैं? तो आपको तो पता ही होगा, ये पंचायती राज के लिए किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? पंचायती राज के लिए किए गए हैं। प्रश्न नंबर 58 है कि स्पेदपोष व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने प्रथम बार किस अवसर पर प्रतिपादित की थी? ये थोड़ा सा नया प्रश्न है। तो किस अवसर पर प्रतिपादित की थी? एक व्याख्यान के दौरान। किसके दौरान? एक व्याख्यान के दौरान ये अवधारणा प्रस्तुत की थी। आगे है, अम्बेडकर जी ने दलितों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सुझाया है? तो कौन सा प्रयास सुझाया था? प्रश्न नंबर 59 है, उपर्युक्त सभी शिक्षित, संगठित, प्रतिशोध, ये तीनों इन्होंने बताए थे।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? कितना प्रतिशत आरक्षण है? 33% है। अब कुछ राज्यों ने इस आरक्षण को 50% कर दिया, जैसे कि राजस्थान ने कर दिया है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। करप्शन की यह परिभाषा किसने दी है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार है? एलियट एवं मेरिल ने दी है। प्रश्न नंबर 62 है कि भावनात्मक सुरक्षा में कमी किस प्रकार की समस्या का लक्षण है? भावनात्मक सुरक्षा में कमी, तो फिर वो क्या करेगा? मादक द्रव्यों का सेवन करता है। आगे है प्रश्न नंबर 63 कि जाति एवं आधुनिकता के संबंध में किन में से एक सही कथन का चयन कीजिए। जाति, तो जातीय संस्करण मजबूत हो रहा है, जाति पंचायतें मजबूत हो रही है, जाति राजनीति मजबूत हो रही है, जाति तार्किक रूप से मजबूत हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जातीय वो तार्किकता मजबूत हो रही है। भी लोग है वो जाति के प्रति तर्क विकसित कर रहे हैं कि क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम अगड़े हैं, क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को लेकर। तो यानी जाति के लिए, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो जज है वो क्या है? ब्राह्मण है। प्रश्न नंबर आगे है कि भारतीय राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार क्या है? तो सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता, धर्मनिरपेक्षता, उपरोक्त सभी। आगे है 65 नंबर प्रश्न कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भिन्नता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है? व्यवसाय को लेकर है। जहाँ पे अधिकतर लोग कृषि कार्य करते हैं वो गांव हैं, और जहाँ पर अधिकतर लोग गैर कृषि कार्य करते हैं वो नगर है। प्रश्न नंबर 66 है कि ब्रिटिश शासन में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत एक कृषक की क्या स्थिति थी? तो पाटीदार, पटेल, जमींदार नहीं था, वो क्या था? एक जोतदार था, एक काश्तकार था। वो केवल जमीन को जोतता था। टेनेंट इसका सही अंग्रेजी अनुवाद है। आगे है विलियम वाइजर करीमपुर गांव, तो ये किस पर है? ये प्रकार्यात्मक निर्भरता पे। किसका अध्ययन किया था इन्होंने? जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम। तो जजमानी है वो प्रकार्यात्मक निर्भरता पर आधारित है। आगे है औद्योगिक परिवेश में, औद्योगिक परिवेश के अंदर श्रम का अलगाव कामगारों के लिए परिणाम उपलब्ध कराता है। क्या परिणाम उपलब्ध है वो करवाता है? तो शोषण, एकता, शक्तिहीनता। औद्योगिक परिवेश में श्रम का अलगाव तो क्या करता है? शक्तिहीनता। सही आंसर क्या है? शक्तिहीनता। प्रश्न नंबर 69 है कि पीटर ब्लाउ ने औद्योगिक संबंधों के किस पहलू की व्याख्या की है? तो किसकी की है? औपचारिक समूह में अनौपचारिक संबंधों की। औपचारिक समूह में अनौपचारिक संबंधों की। ब्यूरोक्रेसी एंड द लेबर प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूएस इंडस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? हैं डॉन क्लासन। कौन है? डॉन क्लासन ने। आगे है महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई? महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई? 2001 के अंदर। 2001 के अंदर राष्ट्रीय वर्ष नीति है वो घोषित की गई थी। महिला सशक्तिकरण वर्ष, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष इसको हम मनाते हैं। वैसे इंटरनेशनल महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? कौन सा है? 1975 है। 1975 से 1985 क्या है? महिला दशक माना जाता है। आगे है भारत में एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 73 है कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति का नाम बताइए।
राजस्थान में तो भारत के अंदर किन का नाम है सर्वोदय आंदोलन के साथ? विनोबा भावे का। राजस्थान के अंदर क्या है? सिद्धराज डड्डा का। किसका है? सिद्धराज डड्डा। आगे है इनमें से कौन सी स्वायत्त शासी महिला संगठन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो यानी एनजीओ है जो नहीं है महिलाओं से संबंधित, तो प्रयास नहीं है। बाकी सहेली, दुष्कर्म विरोधी मंच और अस्मिता महिलाओं से जुड़े हुए हैं। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन का ही एक रूप है जो कि कर्नाटक में है। एपिको का अर्थ होता है चिपकना। तो ये हो गए। अब जो हमारे शुरू के जो 15-17 प्रश्न थे वो हम एक बार इनको और देख लेते हैं। तो आज हम उपकल्पना की क्लास लगाने वाले थे, लेकिन कंटेंट था वो उसमें थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, उस वजह से ये क्लास है जो हाइपोथेसिस वाली क्लास है वो कल होगी। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ये 17 प्रश्न है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर्षल के अनुसार यथार्थ को समझा जा सकता है। हर्षल के अनुसार यथार्थ को समझा जा सकता है। किस रूप में समझा जा सकता है? तत्कालीन अनुभव के द्वारा समझा जा सकता है। घटना क्रिया परिप्रेक्ष्य यानी फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का विकास किस विषय से हुआ है? तो किससे हुआ है? ये दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। प्रश्न नंबर 3, नर जाति पद्धति शास्त्र के प्रणेता कौन है? यानी एथनोमेथोडोलॉजी के प्रणेता कौन है? हेराल्ड गारफिंकल है। कौन है? हेराल्ड गारफिंकल है। आगे है पद्धति शास्त्री, नर जाति पद्धति शास्त्रीय सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? यानी इसकी विशेषता क्या है? अंत्यक्रिया का विवरण, अंत्यक्रियाओं का अर्थ, पद्धति शास्त्र, उपरोक्त तीनों ही इसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 5, नव मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इनमें से पूंजीवादी समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? पूंजीवादी समाज की विशेषता कौन सी है? वर्गों का ध्रुवीकरण नहीं है। बाकी सब पूंजीवादी समाजों की विशेषता है। मानवीय मूल्यों की प्रजातंत्र द्वारा सुरक्षा, मध्यम वर्ग और राज्य द्वारा जल कल्याण। आगे है प्रश्न नंबर 6 कि हेमरबास के का संचारित क्रिया का सिद्धांत मुख्य रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। किस पर? वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। आगे है प्रश्न नंबर 7, नव मार्क्सवाद सिद्धांत में नित्य विचारधारा की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? नित्य विचारधारा की परिभाषा तो एल्थ्यूजर। ये बाकी नव मार्क्सवाद से जुड़े हुए नहीं है। आगे है नियो फंक्शनिज्म एंड ऑप्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है नियो फंक्शनिज्म के, नव प्रकार्यवाद के? अलेक्जेंडर, जे.सी. अलेक्जेंडर। प्रश्न नंबर 9 है कि इनमें से कौन सी विशेषता नव प्रकार्यवाद की नहीं है? तो ये बहुआयामी होता है। क्या होता है? ये बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। तो ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी विशेषता है वो नव प्रकार्यवाद की है। प्रश्न नंबर 10, परावर्तनमूलक गणात्मक किस उपागम का केंद्रीय दृष्टिकोण है? किस उपागम का केंद्रीय दृष्टिकोण है? तो ये है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी तो ये किसका है? नर जाति पद्धति शास्त्र का। नर जाति पद्धति शास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 कि संरचना सिद्धांत केंद्रित है। संरचना सिद्धांत है वो केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? समय और स्थान के पार संस्थाओं की व्यवस्था। समय और स्थान के पार। एक्चुअल में ये प्रश्न आया था 2013 के अंदर, तो उस समय लेवल था बहुत ही इजी आता था। वो आप अगर देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम 90% मार्क्स ले जाएं। तो सही है, उस हिसाब से ये पेपर बहुत इजी है, लेकिन उस टाइम में ये पेपर इतना इजी नहीं था। आगे है प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा गिडेंस के संरचनाकरण के सिद्धांत का तत्व नहीं है? प्रश्न नंबर 12 भी कौन सा है वो संरचनाकरण का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका। आगे है प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी पुस्तक है वो जैक ड्रिंडा ने लिखी है? कौन सी पुस्तक है वो जैक ड्रिंडा के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी लिखी है? स्पीच एंड फिनोमिना एंड अदर एसेज। इनमें से कौन सी एक विशेषता ड्रिंडा के नव संरचनावाद के सिद्धांत की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भाषाई पाठ का विखंडन, सॉरी है, नव संरचनावाद पर सिद्धांत की है, तो भाषाई पाठ की, तो ये भाषा पे ज़्यादा है वो फोकस करते हैं। नव प्रकार्यवाद सिद्धांत इनके क्रिया सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है। तो किसके सिद्धांत का है? पार्सन्स। किसके? पार्सन्स के बाद ही नव प्रकार्यवाद है वो शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है कि फुक्को की जो शक्ति की अवधारणा है उसका पहलू कौन सा है? तो उसके क्या है? ये तीनों के तीनों, संस्था, ज्ञान और व्यक्ति, तीनों ही पहलू है। प्रश्न नंबर 18, गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज की संस्थाओं का कौन सा पहलू इसकी विशेषता नहीं है? तो कौन सा पहलू नहीं है? नरम राज्य। तो ये बड़ा इजी पेपर है, वो हमने कर लिया है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। कल से हम रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।